Sir, as it is said, a teacher is someone who consumes himself to light the way for his students. तो प्रदीप सिंह को देख के पहला रिएक्शन सर कैसा लग रहा? नहीं, रिएक्शन इन अ सेंस कि व्हेन यू सी अ पर्सन फ्रॉम अ वेरी रूरल बैकग्राउंड, राइजिंग टू द टॉप ऑफ द स्काई, तो फॉर अ टीचर इट्स लाइक अ ब्लिस फ्रॉम द गॉड. मतलब व्हेन आई सॉ हिम, तो I was not able to express my happiness, because when you see a person from a very good background, so that means कि अच्छा fine, ठीक है, he has got a very good backing, very good educational background, etc. But then rural background, people like Ambedkar, Gandhi, he also comes in that light. आपका जो बैकग्राउंड रहा है सर, आप जनरली फ्रेम किसी के साथ शेयर करते नहीं, बट इससे पहले भी मैंने जब सैफिन के साथ आपके साथ बैठा था, तो सैफिन को भी आपने स्पेशली बोला आ जाओ, प्रदीप को भी बोला, तो क्यों? मतलब नहीं, उसकी एक वजह है. उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोगों को ऐसा फील होता है, ऑल दोज पीपल हु थिंक कि IAS इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, these type of people, they are very big motivation to the society. If a dream is genuine and you have a strong willpower, you can prove it. तो मुझे ऐसे लोगों के साथ, अच्छा मैं भी चूँकि बहुत कॉमन बैकग्राउंड से आता हूँ, इन्हीं के बैकग्राउंड से, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है. ऐसा नहीं इन्हीं को मिलती है, उसकी मुझे लगता है कि नहीं हम एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. दिस इज द मेन रीजन. प्रदीप भाई, अभी आपसे इंटरव्यू से पहले हम लोग की जब बात हो रही थी, तो आपने कहा कि वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने बहुत पढ़ा नहीं, बट ओझा सर की क्लास ज़रूर करने आता था. तो ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्यों था कि ओझा सर की क्लास करने आते थे? या कोई ऐसा वाक्य क्लास में हुआ हो जो याद हो अभी भी कि अभी सर ने बोला कि, और एक बात और, जो नहीं बोला कि मैं जब क्या नाम है वापस आता हूँ, क्लास बैठता हूँ, तो मैं 2 घंटा ज़्यादा पढ़ता हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ता हूँ. वो ये है कि वाजिरा में अगर जब कोई भी क्लास चलती है तो 27 से 30 टीचर्स हैं एक्चुअली वहाँ पर. तो हर दिन कोई ना कोई क्लास, पूरा थ्योरी प्रैक्टिकल सब मतलब चलता रहता है रोज़ का रोज़. लेकिन जब सर का लेक्चर होता है तो पूरा मैं ही नहीं, हाउसफुल होता है. मतलब बाकी लेक्चर्स में ऐसा होता है कि पीछे की सीटें खाली है, आगे की भी खाली है. सर के लिए, सर की जब क्लास होती है तो आगे के लिए तो लड़ाई होती है, पीछे के लिए भी होती है कि बैठने की जगह हो अंदर. और सर ने भी बोला कि सर को मुझसे मोटिवेशन मिलती है. मैं तो पहले मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि सर के साथ बैठा हूँ. इनको तो बस स्टेज पे ही देखा है कि स्टेज पे बस वहाँ बैठे हुए देखा सर को, और फिर वहाँ से चले गए क्लास में, अपने घर चले गए, फिर वहाँ जाके पढ़ाई की. और एक और बात सर ने बोली कि गांधी जी और अम्बेडकर जी के, तो वो तो सर ने थोड़ा ज़्यादा एक्सैगरेट कर दिया, उतना तो नहीं है बिल्कुल. थोड़ा बहुत मोटिवेशन अगर किसी को मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो लोग तो काफ़ी बड़े लोग हैं, उनके साथ कंपेयर करना तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई. तो सर के साथ, हाँ, सर का जब लेक्चर होता था तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री नोट्स बनाता था मैं एक्चुअली, क्योंकि सर पढ़ाने के साथ थोड़ा ह्यूमर भी लाते थे क्लास में, थोड़ा तो नहीं ज़्यादा ही, सबसे ज़्यादा ह्यूमर सर ही लाते थे, और पढ़ाते भी थे साथ में. कि अगर वो हिटलर और नेपोलियन पढ़ा रहे हैं तो नेपोलियन को ऐसा नहीं पढ़ाएंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट वाज बोर्न इन दिस ईयर एंड दैट. वो उसका पूरा कैरेक्टर समझाते थे कि वो इतना बदमाश था, वो बहुत बदतमीज़ था, ये सारी चीज़ें सब बताते थे, तो उसका कैरेक्टर भी मन में आ जाता था और उन चीज़ों से प्रेरणा भी मिलती थी. सर ने ये भी बोला था कि हिटलर से भी तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो. तो जब ये सब पूरा क्लास खत्म होता है ना, तो अंदर से एनर्जी आती थी, आँख लगती थी यार कि आज सर का लेक्चर खत्म हुआ है. मैं जैसे ही घर पहुँचता था बैग फेंक के सीधे टेबल पे, और दोस्त आते थे कि यार खाना वाना खा लो, मैंने बाद में. उस दिन 3 या 4 बजे खाना खाता था मैं, जिस दिन सर का लेक्चर होता था, और बस पढ़ रहे हैं, जब तक पढ़ाई की इच्छा तब तक पढ़ रहे हैं. तो क्लास में कुछ ऐसा वाक्य हो, जैसे बड़े सारे फॉर्मूलाज क्लास में बताते हैं ना सर, एक B² है, बॉर्न बदतमीज़, ऐसी इसी तरीके कुछ याद? एक तो सबसे पहली क्लास में जो बताया था कि E = E, इकोनॉमी = एम्पायर. तो मेरे को ऐसा एम्पायर तो नहीं बनाना है कि जिसमें मैं रूल करूँ, पर एम्पायर ऐसा होना चाहिए कि लोगों के दिल में रूल करने का. तो सर ने इकोनॉमी = एम्पायर का जो बताया, तो वो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है. तो वैसे प्रदीप भाई, क्या वैसे बैकग्राउंड क्या है, स्कूलिंग कहाँ से हुई है, पेरेंट्स क्या करते हैं? हमारा मतलब एक्चुअल बैकग्राउंड बिहार से है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं हम लोग. और पापा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की सर्च में वहाँ से माइग्रेट किए MP में, इंदौर. तो हमारा मतलब खेती, किसान थे हमारे दादाजी. ज़मीनें अच्छी हैं, लेकिन ज़मीनों का एक स्टेटस सिंबल होता है कि उसको बेच नहीं सकते, और खेती में भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं था, तो पापा को बाहर जाना पड़ा. और इंदौर में हमारे काफ़ी रिलेटिव्स भी थे, तो पापा ने वहाँ पे पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू किया. एंड मीनवाइल मेरा जन्म हुआ, भैया का जन्म हुआ, तो हमारी पढ़ाई पूरी वहीं पे हुई. बचपन में हमारा पूरा गांव पे भी रहे हम लोग, वेकेशन हमेशा गांव में ही बीतता है हमारा, ताकि ज़मीन से भी जुड़े रहें. क्योंकि जो आसमान, मतलब जो अगर कोई व्यक्ति है, अगर ज़मीन पे उसके पाँव नहीं है तो वो आसमान में है और उसको फिर वापस गिरना ही है.
तो कितना ही बड़ा हो जाओ, अगर ज़मीन पे पाँव एक उंगली भी पाँव पे टच है, पाँव मतलब ज़मीन से छू रहा है, फ्लैश ऑन करो, पाँव भी अगर मतलब पाँव की एक उंगली भी अगर ज़मीन को टच कर रही है तो तुम्हारी हाइट कितनी भी लंबी हो, तुम ज़मीन से जुड़े हो, कोई कभी गिरोगे नहीं तुम। तो यही सोच के हमेशा हम गाँव से पूरे जुड़े रहे हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि हमारा जीवन का लास्ट फेज भी गाँव पे बीते। और पढ़ाई के लिए हम लोग इंदौर गए, इंदौर कर्मभूमि है लेकिन जन्मभूमि बिहार है, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी मेरी कर्मभूमि बिहार हो। मैं जितना लौटा पाऊँगा इंदौर को लौटाऊँगा, लेकिन आगे का मेरा पूरा शरीर मैं बिहार को देना चाहता हूँ। और वहीं मेरी पूरी एजुकेशन हुई है एमपी में, और फिर आगे कॉलेज भी वहीं से हुआ है, और प्रिपरेशन। बैकग्राउंड क्या था कॉलेज में, सब्जेक्ट क्या था? बीकॉम ऑनर्स, और ऑप्शनल यहाँ सोशियोलॉजी। तो ओल्ड राजेंद्र नगर की जर्नी कैसी रही? वहाँ से क्या नाम है मनाना पड़ा था आईएएस, कैसे चूज़ कैसे किया कि आईएएस ही बनना है? ये तो हमेशा से दिमाग में था, मतलब हम लोग घर में कोई है? एक कंजर्वेटिव सोच है लोगों की भी है, और ऐसी धारणा भी बनी हुई है कि जो बिहार और यूपी से होते हैं उनके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये होती है, क्योंकि बिहार में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा नहीं है ना, तो लोग इकोनॉमिक और ये फाइनेंशियल इन चीज़ों में जाते नहीं है ज़्यादा। एमबीए का ऑफर मुझे भी था, आई वॉज थ्रू आउट टॉपर इन माई क्लास, तो यहाँ पे ऑफर था कि अगर मैं एमबीए करता तो आई कुड हैव गॉटन अ गुड प्लेसमेंट, एक्चुअली द बेस्ट प्लेसमेंट इन माई कॉलेज। तो हमारे प्लेसमेंट इंचार्ज ने हमें बोला था कि अगर एमबीए कर लेते हो तो यहाँ से सबसे बेस्ट प्लेसमेंट मैं दिलवाऊंगा, गारंटी देता हूँ। लेकिन मेरा ये था कि दिमाग में हमेशा से था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे मुझे जाना है जहाँ से खड़े होकर सारे लोगों को सर्व कर सकूँ। और अगर मैं मैनेजमेंट की फील्ड चूज़ करता और कोई अगर बिजनेस लाइन में जाता है, बिजनेस के भी काफ़ी आइडियाज़ थे मेरे मन में, वो अगर करता तो सोसाइटी एट लार्ज में ज़्यादा सर्व नहीं कर पाता, क्योंकि थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, स्टेक होल्डर्स कहीं ना कहीं लिमिटेड होंगे, स्टेक होल्डर्स पूरी सोसाइटी नहीं होगी किसी भी चीज़ में, इस एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के और पॉलिटिक्स को छोड़ के। तो पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, पॉलिटिकल में मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था और नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टेम्पररी होती है, और ये ऐसी है जिसमें कोई बीच में हर्डल नहीं आएगी। आप जो काम करना चाहते हो रेगुलर करोगे, थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन प्रेशर क्रिएट कर सकता है या फिर कुछ भी हर्डल्स आ सकती हैं, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव है तो जितना तुम चाहो उतना काम कर सकते हो। तो यही मोटिवेशन था और इसके लिए मैं आया था। तो जानना यही था कि बैकग्राउंड हमेशा मतलब टॉपर थ्रू आउट रहे, कॉलेज में भी और नहीं। स्कूल में? थ्रू आउट टॉपर नहीं था मैं, स्कूल में मेरी हाईएस्ट रैंक अभी तक की सेकंड रैंक ही है, और 10th में 8.2 CGPA थे, 12th में 82% थे। ग्रेजुएशन में मैं टॉपर था, पर वो भी सारे सेमेस्टर्स में नहीं था, 2-3 सेमेस्टर टॉप और 2-3 में थोड़ा नीचे भी रैंक थी। थ्रू आउट टॉपर नहीं था, एवरेज स्टूडेंट बोल सकते हो, क्योंकि एवरेज 80 और 85% बन जाते हैं लोगों के, तो थ्रू आउट टॉपर नहीं। फिर ओल्ड राजेंद्र नगर कैसे आना हुआ? ओल्ड राजेंद्र नगर तो एक्चुअली ओल्ड राजेंद्र नगर बोलते हैं, लेकिन मैं करोल बाग में था। मेरा कोचिंग मतलब वाजिराम का सेंटर जो जिस बिल्डिंग में था वो भी करोल बाग में था, और करोल बाग में मैं रहता भी था। तो ये करोल बाग की जर्नी है, और करोल बाग की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई जून 2017 से। प्रिपरेशन बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँगा, प्रिपरेशन मैंने पहले से काफ़ी स्टार्ट की थी। मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, तो ये अवेयरनेस थी कि राज्यसभा लोकसभा होता क्या है, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, एक एमएलए और एमएलसी में क्या डिफरेंस होता है, जो बेसिक अवेयरनेस मैंने देखा है कि लोगों के बीच में नहीं रहती है। Those who start the preparation, at the time of starting the preparation, they do not know that who are actually the MLA and MLC. मतलब इतना बेसिक भी किसी को डिफरेंस नहीं होता है। तो कॉमन अवेयरनेस थी, तो पॉलिटी पढ़ने में बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। हिस्ट्री में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मुझे जानने में बहुत अच्छा लगता था कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई कैसे हुई होगी, फिर पानीपत का सेकंड बैटल कैसे फोर्ट, मतलब काफ़ी जानने की मेरी रुचि है। तो कभी आरसी मजूमदार लेके बैठ जाते थे लाइब्रेरी में कॉलेज के डेज में, जब बीकॉम ऑनर्स था तब हिस्ट्री पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था। तो फिर जब ऑप्शनल लेने गया तो ऑप्शनल में भी मुझे लगा कि हिस्ट्री लें कि नहीं लें। फिर मैंने देखा कि यार प्रीलिम्स के बाद प्रिपरेशन करनी है, प्रीलिम्स के पहले करने का कोई ज़्यादा इरादा था नहीं, तो हिस्ट्री थोड़ा प्रीलिम्स के बाद थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि सोशियोलॉजी में ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा, तो सोशियोलॉजी इसलिए ऑप्शनल लिया। और फिर पूरे साल भर वाजिराम कोचिंग की, और अप्रैल में कोचिंग खत्म हुई, अप्रैल से मैं फिर घर पे, और फिर जून से मैंने ऑप्शनल की क्लास शुरू की, और जून के बाद फिर ये थ्रू आउट ईयर चला। बड़ा मेन स्ट्रीम क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने पूछा होगा पहले भी, क्या कोर्स स्ट्रक्चर कैसे मतलब क्या फॉलो किया? एनसीईआरटी क्लास 12 मतलब एनसीईआरटी पढ़ी थी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले, कि कोचिंग आने के बाद एनसीईआरटी शुरू करी, और कैसे मतलब क्या स्ट्रक्चर क्या था पढ़ाई का? पहले तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया जैसे हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग था, पॉलिटी में स्ट्रॉन्ग था, और इकोनॉमी मेरा बैकग्राउंड था, तो 3 सब्जेक्ट में प्रिपेयर थे। तो मैंने जब जून में क्लास स्टार्ट हुई, अप्रैल में मैंने सोचा कि अब ग्रेजुएशन खत्म हुआ है, अब चलते हैं दिल्ली। उसके पहले मुझे अपने आप से कन्विंस होना था, क्योंकि एक्चुअली हमारे फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं पापा को बोलूँ मैं चले जाऊँ, और खुद से कन्विंस नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं जाऊँ तो हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो जाए, जाके कहीं क्लियर नहीं हो एग्जाम। तो कुछ लोग होते हैं कि हवा में, हाँ, लोगों का सुन के चले जाते हैं प्रिपरेशन करने की। लोगों ने बोल दिया, किसी ने मतलब मोटिवेट कर दिया कि यू कैन डू इट, तो लोग आ जाते हैं प्रिपरेशन करने। तो मैंने सोचा ये गलती मैं नहीं करूँ,
तो मैंने पूरा अप्रैल और मई में यूपीएससी का सिलेबस देखा कि सिलेबस में है क्या। तो ब्रिलियंस में आई फाउंड कि देयर आर 7 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स, की पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है और करंट अफेयर्स है। 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने देखा कि 7 में से मैं किस में स्ट्रॉन्ग हूँ। तो हिस्ट्री और पॉलिटी में मैं स्ट्रॉन्ग था, इकोनॉमी में। तो उसके क्वेश्चन आई वॉज एबल टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, एक्चुअली नॉट ऑल द क्वेश्चंस। और फिर मैंने ज्योग्राफी में थोड़ा वीक था, तो मैंने सोचा चलो ज्योग्राफी भी कर लेते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक स्टैटिक होता नहीं है। तो साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स आई लेफ्ट, और बाकी जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उसको मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि अगर मैं थोड़ा पढ़ के कंप्रीहेंड कर पाता हूँ कि हाँ आई एम एबल टू गेट द क्वेश्चंस, तो मैं जाऊँगा प्रिपरेशन करने। तो मैंने मई में पूरा टाइम मई में मैंने खाली ज्योग्राफी के लिए दिया, सारी एनसीईआरटी 6 to 12 खत्म की, और फिर मैंने ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे। तो मैंने देखा कि हाँ सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस, और पॉलिटी और हिस्ट्री के पहले ही सॉल्व हो रहे थे। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, जब 5 सब्जेक्ट्स में मुझे लगा कि होल्ड है मेरा, तो 1-2 सब्जेक्ट ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद मैंने ज्वाइन की बाजीराम, और बाजीराम गया तो वहाँ भी यही पता चला। जब सर की पहली क्लास थी, सर पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक यही बोलते थे। और इससे एक और इंसिडेंट भी याद आया मुझे कि सर ने तो सर क्लास में खुला चैलेंज देते थे कि अगर कोई किसी ने अगर 12th की एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ रखी है और एक चैप्टर भी समझ रखा है, तो मैं चैलेंज देता हूँ, आ जाओ स्टेज पे और मुझे बताओ कौन सा चैप्टर तूने समझ रखा है, उससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो सर एनसीईआरटी पे इतना रिलाई करने को बोलते थे, तो मुझे लगा कि अब वी आर ऑन राइट ट्रैक। तो एनसीईआरटी को मैंने पहले फॉलो करता था किसी भी सब्जेक्ट के लिए, उसके बाद 1-2 स्टैंडर्ड बुक्स या फिर बुक्स ज़्यादा जो भी मैं अलग अलग सोर्सेज से फॉलो करता था। एनसीईआरटी बेस क्रिएट करती है और उसके ऊपर ही जो बिल्डिंग होती है, फाउंडेशन, वो बनता है। तो एनसीईआरटी का डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आखिरी क्वेश्चन ये, 15 दिन बचे हैं प्री के लिए, तो एस्पिरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली मिस्टेक है कि लास्ट 15 डेज में मैं कुछ बोलूँ, क्योंकि लास्ट 15 डेज में अगर मैं बोलूँगा कि भैया रमेश सिंह पढ़ लो, ये पढ़ लो, तो लास्ट 15 डेज में तो मेरा सबसे बड़ा सजेशन ये होगा कि वो मिस्टेक मत करो कि किसी के बोलने पे कोई सोर्स चेंज करो, किसी के बोलने पे स्ट्रेटजी चेंज करो। ये स्ट्रेटजी आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, और आप लोग मतलब एक अंदर से इंट्यूशन ऐसा होता है कि पूरे साल भर की आपकी स्ट्रेटजी बनाई हुई है, आप लोगों ने साल भर से कुछ सोच के रखा है कि हाँ ऐसे ऐसे करके जाना है, नेक्स्ट मंथ लास्ट मंथ में हम लोग ये करेंगे। और अगर मैं अभी आके ये बोलूँ कि यार नहीं 15 डेज में ये कर लो, तो उससे होगा नहीं। हाँ थोड़ा वो सजेशन ये है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स जिनका तैयार है, जो मतलब तैयार हैं इन इसमें हैं तैयारी में, उनके लिए क्या है? थोड़ा वो सजेशन है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लो कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है, कैसे नॉट ओनली इफ बट टाइप के उसमें जैर्गन्स में फंसाता है लोगों को, क्योंकि उनका माइंडसेट एक वो है कि जैसे एग्जामिनर्स जो भी हैं, थोड़े बहुत एग्जामिनर्स चेंज होते होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो उनका लगभग माइंडसेट वही है, और वो अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते। तो वो जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो उसी सेट से बनाएंगे जैसे पहले बना चुके हैं वो। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो और मल्टीपल रिवीजन। अदिति, कोई क्वेश्चन? हाँ, एक बार जब प्री हो जाए तो फिर मेंस के लिए कितना टाइम ऑप्शनल को और कितना टाइम जीएस को साथ में पढ़े या पहले ख़त्म करें, सब्जेक्ट वाइज पढ़े? मेरा एक हमेशा से मोटो रहा है कि सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब ये कि सारे सब्जेक्ट का विकास साथ में होना चाहिए। जैसे जीएस 1, 2, 3, 4 2 ऑप्शनल, एक ऐसे, और इंग्लिश हिंदी का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस। तो जब ये लगा कि जीएस 1 में प्रैक्टिस हो गई है तो फिर जीएस 2 को थोड़ा टाइम दो, फिर जीएस 3, फिर जीएस 4, फिर जीएस 1 पे आओ, फिर जीएस 2 पे, फिर जीएस 3 पे, फिर जीएस 4 पे, इक्वल टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल को जब अगर ऑप्शनल प्रिपेयर्ड नहीं है और यू थिंक कि यू आर वीक इन दो सब्जेक्ट्स, तो तब शुरू में थोड़ा हाफ टाइम दे सकते हो, बट इन द लास्ट फेज यू नीड टू गिव 1/3 ऑफ द टाइम टू ऑप्शनल और a little bit time to essay, because essay and optional make you clear this examination. आंसर राइटिंग कितने जैसे ऑप्शन ख़त्म करके आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, आंसर राइटिंग कब से? That depends कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। अगर प्रीलिम्स के पहले ही प्रिपरेशन अच्छी है तो प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट कर दो। जीएस जैसे ही आपके नोट्स बन जाए सारे सब्जेक्ट्स के, तो नोट्स के बाद ही शुरू हो जाना चाहिए। ऐसे ही सेम केस ऑप्शनल के साथ है, और ऑप्शनल का एटलीस्ट लास्ट 2 मंथ्स में तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट, एज मेनी टेस्ट एज यू कैन। आशा, कोई क्वेश्चन? अच्छा, 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। पहला, इंटरनेट का यूसेज आपकी प्रिपरेशन में, और उसी के साथ साथ सोशल मीडिया से आप कितना जुड़े रहते थे। और जो मेरा दूसरा सवाल है वो ये है कि बहुत सारे फेजेस आते हैं इस प्रिपरेशन में, जब आप डाउन फील करते हैं, जब पढ़ाई का मन नहीं करता और अपने आप अंदर से बहुत ही रूठा फील करते हैं खुद से, उस फेज को कैसे हैंडल करना है? पहला इंटरनेट का, तो इंटरनेट हैज़ बोथ प्रोज एंड कॉन्स। इंटरनेट का प्रो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल है, और आपको मतलब अपने रूम से भी बाहर नहीं जाना है।
जो भी चीज़ है, जो भी बुक है, PDF है या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको ये देखना है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर पाते हो। मैंने बहुत यूटिलाइज किया, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली आई completely relied on internet for some things, like for making the notes for GS 1, 2, 3, 4. I researched a lot on every topic. Like I used to search the topic. For example, if communalism is there, I used to search communalism on Google, communalism UPSC. Then I used to get some previous year toppers notes or Vision IAS or something like that. तो ऐसे नोट्स मिलेंगे आपको, या फिर जब भी आप कोई नोट्स बना रहे हो, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन वॉच सम वीडियोज ऑन यूट्यूब, जिस पे 5 to 10 मिनट्स में कोई भी टॉपिक आराम से कवर हो जाता है। ये इंटरनेट का। सोशल मीडिया पे मैं पहले बहुत एक्टिव था। फेसबुक पे आई हैड 4500 फ्रेंड्स बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, और इंस्टाग्राम पे भी अच्छे फॉलोअर्स थे, व्हाट्सएप पे थाउजेंड्स में कॉन्टैक्ट्स थे। लेकिन जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो व्हाट्सएप डिलीट किया, इंस्टाग्राम पे अकाउंट डीएक्टिवेट किया और फेसबुक पे अकाउंट डीएक्टिवेट किया। और मोटिवेशन की बात रही तो मोटिवेशन इस बात से मिलती थी, वही मेरा फेसबुक पे लास्ट पोस्ट था। जब मैंने फेसबुक पे अपना लास्ट पोस्ट डाला उसके बाद मैंने डीएक्टिवेट किया अप्रैल में। 4 अप्रैल को मैंने लास्ट पोस्ट डाला था 2017 में, और 5 अप्रैल 2019 को रिजल्ट आया। उसके बाद मैंने एक और पोस्ट डाला फेसबुक पे, तो मैंने सब डीएक्टिवेट कर दिया था। और वो लाइन वो थी, शहरयार की एक लाइन है कि स्याह रात नाम ही नहीं लेती ढलने का, स्याह रात नाम ही नहीं लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तो जब अंधेरा घना है और जब चारों तरफ से मुसीबतें आ रही हैं तो समझ लो कि तुम्हारा टाइम आने वाला है, क्योंकि उसके बाद ही तुम्हारा उदय होगा। तो इसी चीज़ से मोटिवेशन मिलती थी। और मंदिर बहुत ज़्यादा था, मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करना ही है। इसके लिए नहीं कि भगवान मेरे एग्जाम क्लियर करवा दो, क्योंकि वो होता नहीं है एक्चुअली। कर्म ही आपके जो है वो आपको वो करवाएंगे। मुझे भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था है, इसलिए नहीं कि वो मेरी हेल्प करते हैं, इसलिए कि जब भी मैं किसी मुसीबत में होता हूँ वो निकालते हैं। मैं उनसे बस ये मांगता था कि मैं अपने एफर्ट्स पूरे दूँ, इसकी शक्ति दूँ। क्योंकि ORN और करोल बाग में ऐसा माहौल है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। मतलब कई पेयर्स बन जाते हैं कभी कभी क्लास में, और वो फेसबुक व्हाट्सएप शुरू हो गया। अगर कोई रोल पसंद आ गया तो रोल ही खा रहे हैं रोज। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। पेपर पढ़ने का मन नहीं करा तो पेपर छोड़ दिया, और एक बार छोड़ दिया तो 1-2 महीने के लिए पेपर पढ़ा ही नहीं है लगातार। कोई सब्जेक्ट हिस्ट्री छोड़ दिया तो हिस्ट्री 3 महीने तक नहीं पढ़ा। बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। मैं भगवान से ये मांगता था कि डिस्ट्रैक्शन मत आने देना मेरी लाइफ में। बस ये 2 साल मुझे ऐसा कर दो कि मैं अपनी गोल के प्रति कमिटेड हो जाऊँ, और भगवान ने ऐसा किया। मैं मानता हूँ कि हेल्प मिली मुझे ऊपर से, क्योंकि कभी कभी मतलब जब मैं बहुत डिमोटिवेटेड होता था और जब मैं मंदिर जाता था, वहाँ से वापस आने पर एक अलग ही एनर्जी होती थी, अलग ही पढ़ाई होती थी उसके बाद। तो किसी न किसी पर फेथ रखो। भगवान ऐसा नहीं है कि ऊपर ही है कोई, भगवान नीचे भी होते हैं। आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई छोटा भाई भी हो सकता है, उनके अंदर ही भगवान हो सकते हैं, वही आपको इंस्पायर करें। तो जैसे मूर्ति भी होती है ना, तो मूर्ति से इंस्पिरेशन मिलती है। ये नहीं कि मूर्ति की पूजा नहीं करती, जहाँ से इंस्पिरेशन मिले उसकी पूजा करो। अगर इंसान से मिलती है तो इंसान की पूजा करो, और उससे इंस्पिरेशन लो। जहाँ से इंस्पिरेशन मिले वही आपको भगवान। आपका कोई सबक? मुझे बस ये पूछना है कि जैसे हम स्ट्रक्चरिंग करते हैं क्वेश्चंस की, जैसे हम एग्जाम पेपर में बैठेंगे तो हम उस चीज़ को कंसंट्रेट वाइज, मतलब कोई भी टॉपिक लिखने बैठ रहे तो उस प्रेशर में हम उसे स्ट्रक्चर कैसे करें? मतलब टाइम भी बहुत एट द टाइम ऑफ राइटिंग द आंसर, एट द टाइम ऑफ राइटिंग द आंसर उसके लिए प्रैक्टिस की रोल। बिकॉज आपने अगर प्रैक्टिस की है, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि कोई आंसर में लिखने जाता था, मैंने क्वेश्चन देखा, घड़ी रखी है टेबल पे कि 8 मिनट में आंसर कंप्लीट करना है, तो 8 मिनट में करना ही है कैसे भी। और एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम और एक क्वेश्चन को कम टाइम, तो फिर मेरा वो सबका साथ सबका विकास वाला वो फॉलो नहीं होता। ये क्वेश्चन में भी यही है कि सारे क्वेश्चन को इक्वल टाइम दो, फिर तो दूसरा क्वेश्चन रूट जाएगा कि यार तुमने मुझे कम टाइम दिया, मैं कम नंबर दूंगा तुमको। तो 8 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब स्ट्रक्चरिंग ऐसे कि अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको पता है कि इंट्रो देना है, एक कंक्लूजन देना है, बॉडी में 2-3 डायमेंशन, बॉडी में जैसे डायग्राम बनाना है, मैंने हेडिंग दे दी कॉजेज और कंसिक्वेंसेस कुछ भी, और डायग्राम्स अलग अलग एरोस मैंने पॉइंट आउट कर दिए। उसके बाद आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा कि उसके आगे लिखना क्या है। स्ट्रक्चरिंग ऑन द टाइम हो जाती है। जब आप मेंस लिखोगे तो आपको खुद मालूम चलेगा, आपको रियलाइज नहीं होगा कि कैसे आपने पेपर पूरा कंप्लीट कर दिया। मैंने किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं था। मेरा फोकस यही था पूरा मैं पेपर कंप्लीट करूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ूँ नहीं, और अपना बेस्ट दूँ, वो हो जाएगा एट दैट टाइम। एंड ऐसे किस तरीके से आप ऐसे की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसे में मतलब जब मैं पहला ऐसे लिखने बैठा, सर लोग भी क्लास में बोलते थे कि यार कि ऐसे वगैरह थोड़ा लिखो, मतलब प्रैक्टिस वगैरह थोड़ा बहुत, नहीं तो नहीं होगा। मुझे लगा कि सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हो जाएगा। जब मैं लिखने गया तो 2-3 पेज से ज़्यादा मैं लिख ही नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में यार कि कोई जैसे पॉवर्टी टाइप का कुछ एजुकेशन है जैसे, तो एक डेस्टिनी और एजुकेशन टाइप का ऐसे था लास्ट टू लास्ट ईयर, मैंने सोचा इस पर लिखते हैं। तो मैं बैठा लिखने, मैंने बोला यार इसको तो पॉइंट्स है अपने पास, हमेशा ये सोचता था मैं टॉपिक देख बहुत पॉइंट्स है, कभी लिखने बैठे तो लिख देंगे। मैं जब लिखने बैठा तो उस पर बहुत सारे पॉइंट्स पहले तो मैंने रफ वर्क किया, जो सारे टॉपर सजेस्ट करते हैं कि रफ वर्क कर लो पहले, फिर फेयर वर्क करो। रफ वर्क किया, सारे डायमेंशंस एलोकेट किए और सारे डायमेंशन के अंदर पॉइंट्स भी किए। लेकिन जब लिखने बैठा तो 2-3 पेज से आगे मैं क्रॉस ही नहीं कर ही नहीं पाया।
और 2-3 पेज के बाद मैंने ट्वीट कर दिया कि मैं नहीं लिख रहा। फिर प्रीलिम्स के बाद मैंने विकास रंजन सर की ऐसे की कोचिंग ज्वाइन की, उनके यहाँ से ऑप्शनल भी किया था मैंने, तो मैंने वहाँ ज्वाइन की। तो पहले मैंने स्ट्रक्चर समझा कि स्ट्रक्चर में कैसे आंसर लिखते हैं, और जब मैं लिख रहा था जो 2-3 पेज से आगे नहीं बढ़ पाया, तो उसमें मिस्टेक ये थी कि कोई स्ट्रक्चर नहीं था, मेथड था कि कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं, पॉइंट्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ऐसे का सबसे बड़ा चीज़ ये है कि कनेक्ट होनी चाहिए चीज़ें, एक चीज़ दूसरी चीज़ को, वन थिंग इज लीडिंग टू अनदर थिंग, दैट शुड हैपन इन द ऐसे। और हम लोग क्या करते हैं कि जो जब दिमाग में आया रैंडमली लिखते जा रहे हैं। एक प्रॉपर इंट्रो होना चाहिए, इंट्रो में भी कोई एनेक्डोट कुछ भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद थीम डिसाइड करो कि जैसे कि तुम थीम क्या है, क्या लिखने वाले हो, वो थीम डिसाइड कर लो। उसके बाद एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा कि पीक इनटू द पास्ट, या फिर पास्ट का कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वगैरह। उसके बाद डायमेंशंस क्रिएट कर लो, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, ऐसे करके डिवाइड कर लो, या तो प्रॉब्लम्स, और फिर उसके बाद सॉल्यूशंस, अपने सजेशंस। कंक्लूजन के लिए हमेशा तैयार रहो। मैंने हर टॉपिक पे कंक्लूजन तैयार कर रखे थे, ग्लोबलाइजेशन हो या पॉवर्टी हो, एजुकेशन हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, कास्ट, अनटचेबिलिटी, कुछ भी हो, सब पे मैंने तैयार कर रखा था कि कंक्लूजन, एक होपफुल कंक्लूजन क्या होगा, उसमें मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू में उसमें ऐड करता था, और कंक्लूजन रेडी था। और जैसे ही एसी में आया तो कंक्लूजन के बारे में मुझे सोचना ही था, आँख बंद की और लिखना शुरू, तो प्रिपरेशन आराम से हो सकती है। सर प्रदीप के लिए फ्यूचर के लिए क्या एडवाइस है? मैं जब भी ये सारे टॉपर्स लोग आते हैं तो मैं उन्हें किताब ही देता हूँ अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। तो एक किताब मैं इनके लिए लाया हूँ, परमहंस योगानंद। सैफिन को आपने गीता दी थी? सैफिन को गीता दी थी। सैफिन को गीता इसलिए दी थी क्योंकि सैफिन ने गीता के श्लोक को समझाया मुझे। उसने तो श्लोक बोला भी था। उसको ये वो बात अक्सर कहता है कि अर्जुनों सारे अर्जुनों में मैं ही अर्जुन हूँ। नहीं, मनुष्यों में मैं अर्जुन हूँ। ये गीता में बड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे पढ़ के। हाँ, तो वो है भी दुनिया। मैं तो क्लास में कहता हूँ कि रिलीजन से अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं। रिलीजन की 2 धाराएं हैं, एक प्रीस्टली धारा है, एक संत की धारा। कितनी बड़ी बात कही कि आप पूजा जिस स्टेटमेंट सुनो, जिससे इंस्पिरेशन मिलती है उसकी पूजा करो। कोई नाहक में टॉपर नहीं बनता। स्टेटमेंट सुनो कि मैं हनुमान जी से ये कहने नहीं चाहता था मुझे आईएएस बना दो। मैं ये कहना चाहता था कि संघर्ष में जो साहस चाहिए वो दे दो। स्टेटमेंट सुनो, यही सब तो मैं इसमें लिखा होगा भाई, यही सारी बातें तो मैं इसमें लिखी होंगी कि मैं जाता था मंदिर, हजारों लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, खैर मैं तो जाता ही नहीं, लेकिन मैं जाता था मंदिर किस लिए? इंस्पिरेशन के लिए, ताकत मिलती थी, अच्छा लगता है। मैं ये कहने जाता था कि भैया हमको ताकत दे दो, क्योंकि भगवान मतलब व्हाट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। इस आदमी को ये समझ में आ गया कि भगवान दे क्या सकता है। लोग मायने कहते कार वही नहीं उसके पास। या इस क्यों बनाई आदमी? क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट देखो। मैं बार बार एक बात क्लास में कहता हूँ, जिंदगी में कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। इसको पता था भगवान से क्या मांगा जा सकता है। इसने पत्नी नहीं मांगी, गाड़ी नहीं मांगी, इसने पावर मांगी, क्योंकि भगवान की डेफिनेशन ही यही है, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। तो पहली किताब मैं परमहंस योगानंद जी की दे रहा हूँ। भारतीय योग परंपरा की एक बड़ी महान शख्सियत, लाड़ी महाशय और महाअवतार बाबा, और गांधी जी के राजनीतिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, क्रिया योग के बहुत बड़े संस्थापक। इन्होंने एक लाइन लिखी है इस किताब में कि शक्ति जब भी मिले तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। इन्हें मिली तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। धन्यवाद। दूसरी एक बात यह है कि शक्ति का सदुपयोग कैसे होगा, तो आचार्य रजनीश की बड़ी फेमस किताब है सत चित आनंद। मैं बड़ा जोर इन सब चीज़ों पे देता हूँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है मेरे लिए। मैंने बड़े सारे इसके पॉइंट्स लिख रखे हैं कि एक तो शक्ति का सदुपयोग कैसे, जब आपने अपना दिमाग कॉन्कर कर लिया। तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि जिस आदमी के इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बने। नेतागिरी इनकी लाइन रही ही है। इन्होंने कि हालांकि इस बात से बड़ी ही प्रशासनिक ढंग से इनकार किया कि मैं राजनीति नहीं करूँगा। बड़ा ही प्रशासनिक ढंग है ये, है मतलब कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन कौन कहता है कि मैं करूँगा? जिसने कह दिया वो कर ही नहीं पाया। राजनीति का पहला सिद्धांत यही है कि तुम अपने पत्ते मत खोलना कभी। तो अब ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन, तो ये दूसरी किताब कि मन को इतना स्ट्रांग बना ले कि
ये जो इनका जर्नी शुरू हुई, मैं इसे अंत नहीं मानता, मैं ऐसे लोगों का कभी, मैं साथिन को अंत नहीं मानता, मैं प्रदीप को मैं तो शुरुआत मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ बिगिनिंग फॉर दिस मैन, स्काई इज द लिमिट। और यही बात मैं अपने हर स्टूडेंट से बोलता हूँ, जब तो बिगिनिंग है, शुरुआत हो गई, तो अब तुम तो कहीं तक भी जा सकते हो, पर जाओगे तभी जब तुम्हारा ये बॉक्स तुम्हारे हाथ में है। प्रदीप जी, फ्यूचर में राजनीति में आने का कुछ है विचार? नहीं। अब तो यार एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं ये भाई ने अपने सीनियरों को जवाब देना होगा कि अरे भैया वहाँ बैठ के कह रहे थे रेखा बनी तो एक प्रशासनिक जवाब है, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही नंबरतुला जवाब है। और मैं इसीलिए मैं साफिन बुलाया मैंने साफिन को, प्रदीप को मैंने स्पेशली बुलाया कि आओ। तो मैं चाहता हूँ कि अब इनके जैसे लोग, जैसे मैंने इनसे भी कहा कि संकल्प ये जाएंगे कि वहाँ बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं, इनको देखेंगे तो सबका 4-4 लीटर खून बढ़ जाएगा, यही बात ये बोलेंगे। और मैं चाहता हूँ ये जाके यही बात बोले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज आर स्क्रिप्टेड, इनके जैसे लोग अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं। सैफिन है, ये हैं, और भी कई सारे लड़के हैं, जैसे मनोज चौधरी का मैंने नाम लिया, ये सब अनस्क्रिप्टेड देते ही नहीं। जो इन्होंने कहा कि भैया मैं कभी टॉपर नहीं रहा, अच्छे नंबर थे मेरे 3rd ईयर में सेमेस्टर में अच्छे नंबर थे, कभी मेरे अच्छे नंबर थे भाई, अगर ये कह दें मैं ऑलराउंडर फर्स्ट क्लास था, कौन काटेगा? लेकिन ये एक होती ना पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी, जैसा गांधी जी कहते हैं कि मैं काम से कभी परेशान था, तो ये आदमी की पर्सनालिटी को बहुत बढ़ा देती है। हम सब प्रे करेंगे कि ये और इनकी जर्नी जो शुरू हुई है वो एक बहुत उच्च मुकाम तक पहुँचे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।